अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारे पास जो टॉपिक है क्लास 9th का है, यूनिट 3 का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक हो गया। आज का हमारे पास टॉपिक यानी कंजर्वेशन, मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है, वो हमने प्रूफ करना है इसमें। तो स्टूडेंट कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब, कंजर्वेशन लफ्ज़ निकला है कंजर्व से। कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट या फिर इसका मतलब होता है नॉट चेंज। ठीक है, इसमें चेंजिंग ना हो। किस में? मोमेंटम में। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है या फिर मोमेंटम चेंज नहीं होता, इसको हम बोल देते हैं, उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला हमें पता है, P = mv होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो स्टूडेंट याद रख, अब इसका मतलब ये है कि आप एग्जांपल लेते हैं बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। ठीक हो गया। कोलिजन मतलब टकराना, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का ये मतलब होता है कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम होता है दो सिस्टम का, दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ का, वो कांस्टेंट रहता है, वो कंजर्व रहता है। मतलब जितना मोमेंटम उनके टकराने से पहले होता है उतना ही मोमेंटम उस सिस्टम के टकराने के बाद होता है। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, ठीक है। अब दूसरी तरफ से एक 100 की स्पीड पर या सम स्पीड पर एक गाड़ी मूव करती आती है और जो खड़ी गाड़ी है उसको टक्कर होती है। टकराती है, उसे टकराने के बाद जो मूव करती हुई गाड़ी आ रही है वो स्टॉप हो जाएगी और जो खड़ी है वो मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है। अब जो वेलोसिटी, जो मोमेंटम मूविंग ऑब्जेक्ट का था, अब वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाएगा उस पार्किंग में खड़ी गाड़ी में। ठीक है, जिसकी वजह से जो मोमेंटम पहले वाली गाड़ी का था वही मोमेंटम दूसरे वाली गाड़ी का हो जाएगा। लेकिन कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि गाड़ी जो खड़ी थी वो थोड़ा सा मूव करेगी, रुक जाएगी, लेकिन उस स्पीड से मूव नहीं करेगी जो स्पीड पहले वाली गाड़ी की। तो वो कुछ फ्रिक्शन का बीच में आ जाता है। अगर हम फ्रिक्शन को ज़ीरो कर दें, फ्रिक्शन को अगर हम कांस्टेंट कर दें, तो हम कहेंगे कि जितनी स्पीड पहले वाली गाड़ी थी, मूविंग ऑब्जेक्ट की थी, अब टकराने के बाद उतनी ही स्पीड या उतना ही मोमेंटम जो ऑब्जेक्ट खड़ा है उसका हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि टकराने से पहले और टकराने के बाद जो मोमेंटम है तो कंजर्व रहता है। लेकिन याद रखना है इन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? आइसोलेटेड का अगर इंग्लिश में हम देखें, इसका मतलब होता है अलहदा या फिर अलग। ठीक है। अब अलग मतलब वो बंदा जो अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, तो बाकी फैमिली का उस पर अब कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई राइट नहीं रहता, वो बिल्कुल अलग है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का अगर हम फिजिक्स में मीनिंग देखें तो इसका मतलब होगा कि ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर तमाम फोर्सेज, तमाम नेट फोर्सेज, चाहे वो फ्रिक्शन की फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटी की फोर्स हो, तमाम फोर्सेज का इफेक्ट ज़ीरो हो जाता है, यानी कि तमाम फोर्सेज नेग्लिजिबल हो जाती है उस सिस्टम के लिए। तो हम ये कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम इन विच सम ऑफ ऑल फोर्सेज जिसमें फोर्सेज या फिर नेट फोर्सेज इज़ ज़ीरो। ठीक है, जिस पर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ज़ीरो हो जाती है, जिस पर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती, जिस पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं करती, होता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तब ये कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये वैलिड है ओनली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ठीक है, जिस सिस्टम में फ्रिक्शन और ग्रेविटी नहीं होती। अगर ये, और इसको हम बोलते हैं आइडियल सिस्टम। ये आइडियल सिस्टम भी होता है। आइडियल सिस्टम मतलब ये ऑब्टेन नहीं हम कर सकते, ये जस्ट ख्याली होता है सिस्टम, क्योंकि हम ग्रेविटी को तो ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, हम फ्रिक्शन, हवा वाले फ्रिक्शन को तो ख़त्म नहीं कर सकते, तो इसलिए हम कहते हैं ये आइडियल सिस्टम होता है। ठीक है, ये हम जस्ट सोच सकते हैं इसको। उसके बाद स्टूडेंट हम बढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। हम एग्जांपल नंबर 1 पर जाते हैं। तो स्टूडेंट सपोज करते हैं कि हमारे पास दो बॉल्स हैं,
एक हमारे पास है ये वाली बॉल और दूसरी हमारे पास है ये वाली बॉल। सपोज करते हैं हमारे पास दो बॉल्स है या दो गाड़ियाँ हैं, सपोज कर लेते हैं। इसका जो मैस है वो है m1 और इसका जो मैस है वो है m2। m1 जो है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है v1 से, और जो m2 है वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है v2। लेकिन इस वाले केस में क्योंकि वेलोसिटी को v से लिखते हैं, लेकिन हम ये चेंज कर सकते हैं, हम इसको लिख लेते हैं u1 से, u1, और ये हमारे पास है u2। ये आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि टकराने के बाद जो सिस्टम होगा उसको हम प्राइम का नाम दे सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन से मज़ीद बचने के लिए हम इसको u कह देते हैं कि ये हमारे पास वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है। दोनों सेम स्पीड में मूव कर रहे हैं, ये भी इस साइड पर और ये भी इस साइड पर, डायरेक्शन दोनों की मूविंग की सेम है। अब मैस इनका जो है वो इक्वल है, m1 इज़ इक्वल टू m2, ठीक है। लेकिन जो चले मैस हमारा डिफरेंट है, क्योंकि m1 इज़ इक्वल टू m2 है, सॉरी m1 और m2 दो डिफरेंट मैस हैं, एक का मैस ज़्यादा एक का मैस कम है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो m1 की ज़्यादा है और m2 की निस्बत m2 की कम है और m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है। मतलब ये कि जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा फास्ट आ रही है एज़ कम्पेयर टू जो आगे जा रही है गाड़ी। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं कि एक, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये जल्दी इसको पकड़ेगी। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों का आपस में टकराव हो जाएगा इस तरह से, तो ये यहाँ पर टकराएंगे दोनों। ठीक हो गया। तो मैस तो सेम रहेगा, मैस में चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन वेलोसिटी में इसके कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाएगी। अब टकराने के बाद जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से हमारे पास होगा कि ये मैस और एक दूसरा मैस ये m1 और ये m2। अब टकराने के बाद क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसकी वेलोसिटी को हम v1 अब कहेंगे, इसकी वेलोसिटी को हम v2 कहेंगे। जो v1 और v2 वेलोसिटी, जिनकी जो v वाली वेलोसिटी है वो है टकराने के बाद, और जो u वाली वेलोसिटी है वो है टकराने से पहले। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये है हमारे पास है आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन वाला सीन है, और ये वाला बिफोर कोलिजन है, और ये वाला कोलिजन है, यानी कि यहाँ पर कोलिजन हुआ हमारे पास, टकराव हुआ है, और ये टकराने के बाद का। अब टकराने के बाद दोनों फिर अगेन एक ही डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम की। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन। अगर हम बिफोर कोलिजन की बात करें तो हेडिंग देंगे बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। कोलिजन से पहले दो मैस हैं तो दोनों का अलग अलग मोमेंटम निकाल लेते हैं। मोमेंटम ऑफ m1 का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? p इज इक्वल टू mv। तो ये हमारे पास आ जाएगा mv। लेकिन ये बिफोर कोलिजन m1 की बात है, मैस हमारे पास m1 होगा और वेलोसिटी हमारे पास u1 है, तो v को हम कट करके यहाँ पर लिख देंगे u1। ठीक हो गया। आप इसको v1 कह दें, इसको v1 प्राइम का नाम दे दें, बात एक ही है, सिर्फ u और v डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने लिखा है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। दूसरा हमारे पास है मोमेंटम ऑफ m2 ये वाला, तो इसका मोमेंटम क्या आएगा? m2 और u2। ठीक होगा। अब हम अगर इन दोनों को सम कर दें, टोटल मोमेंटम, ये केस है बिफोर कोलिजन, तो टोटल मोमेंटम तो हमारे पास क्या आएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। तो ये हमारे पास मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम। अब अगर हम बात करें आफ्टर कोलिजन की, तो वो हमारे पास होगा आफ्टर कोलिजन की बात करें तो सेम हेडिंग हम यही देंगे, मोमेंटम ऑफ m1 मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा? m1 v1, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास v है, v से हमने मेंशन किया हुआ है। और मोमेंटम ऑफ m2 तो m2 का मोमेंटम हमारे पास हो जाएगा m2 v2, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम हमारे पास सम होगा दोनों का, m1 v1 प्लस m2
v2। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल मोमेंटम। ये वाला टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, ये वाला टोटल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन। अब हम दोनों का सम करते हैं, दोनों मैं यहाँ से इरेज करता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या बताता है कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम हमेशा इक्वल होता है आफ्टर कोलिजन, यानी कि ये बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन ये है और आफ्टर कोलिजन ये है, दोनों इक्वल होंगे। इसको हम यूँ लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल है किसके, आफ्टर कोलिजन के, जो कि हमारे पास है m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है उन दो बॉल्स का जो आइसोलेटेड सिस्टम में मूव करते हैं विद वेलोसिटी u1 u2 v1 और v2। अगर वो उनका टकराने से पहले जितना मोमेंटम होता है उतना ही उनका टकराने के बाद का मोमेंटम होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल है, ये हमारे पास है बुलेट और गन वाली हमारे पास एग्जांपल है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इजी भी है। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक गन है, ठीक है, गन से अभी हमने फायर नहीं किया, बुलेट रेस्ट पर होगी क्योंकि गन के अंदर होगी, फायर करेगी तो मूव करेगी, यानी कि फायर करने से पहले बुलेट रेस्ट पर है और फायर करने से पहले गन भी रेस्ट पर है। दोनों बिफोर फायरिंग बुलेट एंड गन बोथ आर एट रेस्ट। उसको हम कहेंगे वही जो पहले में हमने हेडिंग ली थी बिफोर कोलिजन, यहाँ पर हम लिखेंगे बिफोर फायरिंग से पहले की बात है। तो फायरिंग से पहले हम बात कर लेते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम ऑफ गन, अगर हम गन की बात करें तो बिफोर फायर है, तो इसका मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, मैस और वेलोसिटी। इस वाले केस में मैस को मैं कैपिटल लिख रहा हूँ क्योंकि गन और बुलेट की बात हो रही है। जो गन का मैस होता है वो बुलेट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है और जो बुलेट होती है उसका मैस गन के मुकाबले बहुत कम होता है। तो कम और ज़्यादा मैस की वजह से गन के मैस को मैंने कैपिटल में लिखा, यानी कि ज़्यादा मैस। अब इसका मोमेंटम क्या होगा बिफोर फायरिंग, गन का मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, मैस उसका होगा लेकिन वेलोसिटी उसमें क्या होगी, ज़ीरो। तो वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से उसका मोमेंटम सारे का सारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक हो गया, ये फायर करने से पहले है। अब बात करते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट। बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, तो बुलेट का मोमेंटम भी हमारे पास ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये स्मॉल m और स्मॉल v। स्मॉल m स्टैंड फॉर मैस ऑफ बुलेट, क्योंकि बुलेट का मैस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू गन, दैट्स वाई स्मॉल m। अब बुलेट का मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि मैस तो कुछ ना कुछ तो होगा, वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, यानी कि फायर करने से पहले गन बुलेट की वेलोसिटी ज़ीरो होगी, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल को ज़ीरो कर देगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसीलिए हम कहेंगे बिफोर फायरिंग द मोमेंटम ऑफ बुलेट इज ज़ीरो, राइट। उसके बाद दूसरी हेडिंग देंगे आफ्टर फायरिंग, यानी कि फायर करने के बाद क्या होगा। सेम वही हम स्टेटमेंट लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ गन। अब गन का मोमेंटम क्या होगा, जब फायर करते हैं स्टूडेंट, बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, गन जो होती है वो बैकवर्ड को एक झटका लगता है हल्की सी छोटी सी वेलोसिटी के साथ, फॉर अ शॉर्ट टाइम बैकवर्ड मूव करती है। मतलब मूविंग तो है, चाहे वेलोसिटी उसकी बहुत कम है, चाहे शॉर्ट टाइम के लिए मूविंग तो है, वेलोसिटी तो है उसमें। तो इसके लिए हम कहेंगे कि इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा कैपिटल M और कैपिटल V। ठीक हो गया, इनके मैस गन का और वेलोसिटी उसकी। उसके बाद हमारे पास होगा मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब बुलेट का मोमेंटम देखिए, तो बुलेट का मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल m और स्मॉल v। मतलब जब बुलेट मूव करेगी तो बुलेट का कुछ ना कुछ मैस भी होगा और बुलेट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो उन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहेंगे उसका मोमेंटम। तो अब हमारे पास थर्ड में आ जाता है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो हम ये कहते हैं कोलिजन मोमेंटम बिफोर फायरिंग करने से पहले ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर फायरिंग।
ठीक हो गया। इनके फायर करने से पहले और फायर करने के बाद जो मोमेंटम होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, कंजर्व रहता है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की बात हो रही है। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, 0, ठीक है। और इन दोनों का सम, चलिए मैं यहाँ पर सम लिख देता हूँ। टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v। तो इसका टोटल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा आफ्टर फायरिंग के हमारे पास ये आया, हम लिखेंगे कैपिटल M कैपिटल V प्लस m और v। तो हम ये कहेंगे जो हमारे पास गन वाले केस में आफ्टर फायरिंग इक्वल टू हमेशा 0 होता है, क्योंकि बिफोर फायरिंग उसका मोमेंटम टोटल मोमेंटम 0 हो जाता है। इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम यूँ भी कर सकते हैं, m v माइनस में इज इक्वल टू m v। अब माइनस ये डिनोट कर रहा है कि दोनों की वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ बुलेट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस हमें शो करेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में। इस वाले केस में हमारे पास टोटल मोमेंटम हमारे पास ये आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग। और थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास एक और है जिसमें सिर्फ थ्योरी है कि एक रॉकेट इंजन की एग्जांपल दी हुई है कि रॉकेट जब मूव करता है स्पेस की तरफ या स्काई की तरफ तो उसके टेल से गैसेस निकलती हैं, गैसेस इजेक्ट होती हैं। जितनी फास्ट गैसेस इजेक्ट होगी उतने ही फास्ट रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब ये यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन का वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितनी गैसेस इजेक्ट होंगी उतना फास्ट मूव करेगा। यानी कि जिस वेलोसिटी के साथ गैसेस निकलेंगी उसी वेलोसिटी के साथ रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसको हमने 3 एग्जाम्पल के साथ कंपेयर